Hello everyone, I am Baby Sharma, your SST teacher. Today we will discuss about lesson forest and wildlife resources. इसमें हमने कल डिस्कस किया था कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का किस तरह से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, और फिर हमने जो सरकार अलग अलग चीज़ें इनके लिए चला रही हैं परियोजनाएं, वो हमने पढ़ी थी। तो हमने इसमें एक प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा था जो 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी कि बाघों की संख्या काफ़ी घट चुकी थी। तो और भी कई ऐसे बाघ थे, कई ऐसी परियोजनाएं थी जो सरकार ने चलाई थी, जैसे उत्तरांचल में थी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, असम में मानस और केरल में पेरियार। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। ये हमारे मैप के अकॉर्डिंग भी आएंगी और मैप में भी हम इनको फील करेंगे अच्छे से। आप मैप में सभी स्टेट और उसकी कैपिटल अच्छे से लर्न करें, क्योंकि तभी आप इसको अच्छे से फील कर पाओगे। तो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं आज इसका कि द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रेदर दैन ऑन ए फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। कि आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। देयर इज नाउ ए मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स। कि संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है, यानी कि किस तरह से वन्य जीव जंतुओं और वनों का संरक्षण किया जाए, इसके लिए अनेक तरीकों से खोज कर रहे हैं सरकार, और कुछ जो स्थानीय लोग हैं इसमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। Increasingly, even insects are beginning to find a place in conservation planning. In the notification under Wildlife Act of 1980 and 1986, several hundred butterflies, moths, beetles, and one dragonfly have been added to the list of protected species. In 1991, for the first time, plants were also added to the list, starting with 6 species. कि वन जीव जो अधिनियम है, संरक्षण के इस नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। ये नहीं है कि बड़े बड़े जो जीव जंतु हैं जैसे बाघ वगैरह हैं, इनके ही संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं, बल्कि जो छोटे से छोटे कीट हैं ना, उनके संरक्षण के लिए भी कार्य कर रहे हैं। उनके रहने के तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। वन जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों जैसे छोटे छोटे होते हैं ना जीव जंतु से, कीट से, वो एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है, यानी कि छोटे से छोटे जीव को भी इनमें शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियाँ पहली बार सूची में रखी गई थी, क्योंकि अभी तक तो क्या था, वन्य जीव जंतुओं पर ही ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन 1991 के अंदर पौधों की भी 6 जातियों को पहली बार इसमें शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट करेंगे हम इसमें टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और इसके वितरण, यानी कि जो क्या क्या टाइप हैं इनके, वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इवन if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control and regulate them. कि यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन होता है। कि इसको कैसे मैनेज करें, कैसे कंट्रोल करें, कैसे रेगुलेट करें, तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ें हैं। एकदम सोचते ये सारी चीज़ें नहीं हो जाती, इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, और बहुत अच्छे से, बहुत सभी लोगों के सहयोग से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। इन इंडिया, भारत के अंदर देखेंगे हम, मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन और
मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। कि भारत के अंदर अधिकतर वन और वन्यजीव या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि सरकार उनके प्रबंधन का, उनके संरक्षण का कार्य कर रही है, या फिर वन विभागों के पास हैं, अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में हैं। दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। किसे निम्न वर्गों में बांटा गया है, तो ये टाइप आपने लर्न रखने हैं कि कौन कौन से टाइप में इनको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि आरक्षित वन। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट आर regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned। कि देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, यानी कि पूरे में से आधा क्षेत्र तो आरक्षित के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है देखो फॉरेस्ट को, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है, क्योंकि देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र में यही आरक्षित जो वन है घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आरक्षित वन है मतलब किसको वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल माना जाता है, तो रिजर्व फॉरेस्ट को माना जाता है। सेकंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी कि रक्षित वन। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कि वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेटेशन। कि इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। थर्ड है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, यानी कि अवर्गीकृत। इनको किसी प्रकार से बांटा नहीं गया है। ये वन बहुत सारे ऐसे हैं पेड़ पौधे जिनको किसी श्रेणी में बांटा नहीं गया, बस वो अनक्लास्ड है। दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। कि अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। जैसे गांव वगैरह में है, कोई बंजर भूमि पड़ी है, या फिर जैसे स्कूल, अस्पताल या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वन लगे हुए हैं, तो उनको ना अवर्गीकृत वन यानी कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहा जा सकता है। तो 3 टाइप्स के हैं हमारे। फर्स्ट है रिजर्व, सेकंड है प्रोटेक्टेड और थर्ड है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो आप इनको लर्न करेंगे अच्छे से। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, और तीनों टाइप के नाम भी आपसे पूछ सकता है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट estates maintained for the purpose of producing timber and other forest produce and for protective reason। कि आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन होते हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है, यानी कि इन वनों से हमें इमारती लकड़ी मिलती है। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट constituting 75% of its total forest area। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, वेयर बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान हैव ए bulk of it under protected forest। कि मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आता है, जो कि प्रदेश के
कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र इनमें आरक्षित वन हैं, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान इनमें आरक्षित वन हैं। ऑल नॉर्थ, ये कुछ पिक्चर दिखाई गई हैं घड़ियाल वगैरह की। ये देख सकते हो तुम। बर्ड डेथ ब्लेमड ऑन डर्टी यमुना, कि यमुना नदी का पानी बिल्कुल गंदा हो गया, जिस वजह से पक्षी मर रहे हैं। गंदा क्यों हो जाता है? क्योंकि लोग कूड़ा करकट वगैरह ऐसे ही इसमें डालते रहते हैं, जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। All northern eastern states and parts of Gujarat have a very high percentage of their forests as unclassed forest managed by local communities। कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है और ये स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। यानी कि जो गुजरात वगैरह है और पूर्वोत्तर के जो राज्य है, यानी कि पूर्व की साइड में जो राज्य हैं और गुजरात, इसमें अवर्गीकृत यानी कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं। और जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं वो समुदाय के प्रबंधन में होते हैं। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, समुदाय और वन संरक्षण। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री, कि वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये तो चीज़ें शुरू से ही चलती आ रही हैं। अब ये कोई नई योजना या नीति नहीं है। शुरू से ही हम वन और वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में योजनाएं बनाते रहे हैं और वो योजनाएं सफल भी हुई हैं। वी ऑफ्टन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़, कि हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। यानी कि कुछ मानव प्रजातियां इन वनों में निवास करती हैं, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखते ही नहीं हैं, इग्नोर करते हैं इस बात को। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया, कि भारत के कुछ क्षेत्र में लोकल कम्युनिटीज़ आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स along with government official recognize that only this will secure their own long term livelihood। कि भारत के कुछ क्षेत्रों में तो जो स्थानीय समुदाय के यानी कि जो उन वनों में निवास करते हैं वो समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं ताकि उनके आवास नष्ट ना हो। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है यानी कि सरिस्का बाघ रिजर्व वो राजस्थान के अंदर है। ये मैप में आती है बातें कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो राजस्थान में है, या फिर जैसे मैप में तो आ गया, लेकिन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आपका क्वेश्चन आ जाता है। विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय सिटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कि सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के लोगों के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। इन मैनी एरियाज विलेजर्स themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government involvement। The inhabitants of the 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1,200 hectares of forest as the भैरवदेव डाकव सेंचुरी, कि कई क्षेत्रों में तो लोग
स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से भी हस्तक्षेप वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो लोग वनों में रहते हैं वो स्वयं अपने आप से ही, यानी कि खुद अपने आप पर डिपेंड होकर, सरकार का जिसमें कोई रोल भी नहीं होता कई बार, तो खुद संरक्षण करने में जुटे हुए हैं। राजस्थान का एक अलवर ज़िला है, उस अलवर ज़िला में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि, जो वन भूमि है, भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं, जो शिकार वर्जित है और बाहरी लोगों के घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीव को बचाते हैं। ये यानी कि राजस्थान का अलवर गांव है, अलवर के जो 5 गांव हैं उस ज़िले के 1200 हेक्टेयर भूमि उन्होंने दान में दी है, ताकि वो कंजर्वेशन कर सकें वन्य जीवों का, वनों का। On set of rules and regulation which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachments कि इन्होंने अपने ही नियम बनाए हैं जो कि शिकार वर्जित है, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शिकार नहीं किया जा सकता है। अच्छा, जो बाहरी लोग यहाँ पर घुसपैठ करने के लिए आते हैं उस पर भी पूर्ण रूप से इन्होंने रोक लगा रखी है। द फेमस चिपको मूवमेंट। अब एक मूवमेंट, हम एक आंदोलन जो पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, वो हम पढ़ेंगे चिपको मूवमेंट के बारे में। तो चिपको मूवमेंट आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, चिपको यानी कि चिपकना। तो इसमें ये चिपकना वर्ड ही आपने याद रखना है कि एक बार क्या होता है, लोग पेड़ काटने के लिए आ रहे थे तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या किया, हर एक पेड़ के साथ चिपक कर खड़े हो गए। तो इसी वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन था। सभी ने एक एक पेड़ को ऐसे चिपका लिया अपने से कि हम इन पेड़ों को नहीं काटने देंगे, और ये सफल भी हुआ था आंदोलन। उन्होंने काटने नहीं दिया था जो काटने के लिए लोग वहाँ पर आए थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। अब इसके बारे में पढ़ लीजिए। द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज, कि हिमालय में था, हैज़ नॉट ओनली सक्सेसफुली resisted deforestation in several areas but has also so that community afforestation with indigenous species can be enormously successful। कि हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। Attempts to revive the traditional conservation method or developing new method of ecological farming are now widespread। कि पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। फार्मर एंड सिटीजन ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन। अब हमने चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा, पहले हमने टाइप के बारे में पढ़ा था। बीज बचाओ जो आंदोलन था इन टिहरी एंड नवधान्य हैव सो द एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable। कि टिहरी में किसानों का, टिहरी कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है, कि टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। यानी कि जो उर्वरक वगैरह लोग डालते हैं ताकि हमारी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, हम ज़्यादा व्यापार कर सकें, ज़्यादा पैसे इससे कमा सकें, लेकिन यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि बिना रासायनिक उर्वरक के भी अच्छा प्रोडक्शन किया जा सकता है। इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम furnish a good example for involving local communities
in the management and restoration of degraded forest। कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम आरक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। The program has been formal extended since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management। तो औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई। तो यानी कि जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट था इसकी शुरुआत कब हुई? 1988 में। और उड़ीसा राज्य पहला ऐसा था जिसने संयुक्त वन प्रबंधन का ये प्रस्ताव पास किया था। तो सबसे पहले किसने किया था? तो उड़ीसा ने किया था। और ये कब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब शुरू हुआ था? 1988 में। JFM depends on the formation of local institutions that undertake protection activities mostly on degraded forest land management managed by the forest department। In return, the members of these communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest produce and share in the timber harvested by successful protection। कि वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन अक्सरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। यानी कि इन वनों के संरक्षण के लिए कार्य करता है जो संयुक्त वन प्रबंधन है। और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जो ग्रामीण हैं वहाँ के स्थानीय लोग हैं और जो वन विभाग वाले लोग हैं वो मिलजुल कर इन वनों को बचाने की कोशिश करते हैं, संयुक्त रूप से इसके लिए कार्य करते हैं। इसके बदले में ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। यानी कि जब ये ग्रामीण यानी कि वहाँ का जो समुदाय है वन संरक्षण में योगदान देता है तो ये वहाँ के जो इमारती लकड़ी है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लकड़ी काफ़ी यूज़फुल होती है, काफ़ी वैल्यूएबल है, तो इस पर उनका हक हो जाता है। ये उस लकड़ी को फिर ले जा सकते हैं क्योंकि ये पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे होते हैं। तो हमने चिपको आंदोलन पढ़ा। चिपको आंदोलन हिमालय में था। बीज बचाओ आंदोलन टिहरी उत्तराखंड में था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बनाया गया था। ये चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं। यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है कि सेक्रेड ग्रोव्स ए वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पाइसीज, की पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। देख लीजिए इसको एक बार। नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीव्स बेस्ड ऑन द प्रीमिस दैट ऑल क्रिएशन ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। कि प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है क्योंकि हम प्रकृति की पूजा में विश्वास करते हैं जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। जैसे हम तो उसको एक पवित्र मानकर पूजा कर रहे हैं लेकिन साथ के साथ क्या हो रहा है, उनकी रक्षा भी हो रही है। सच बिलीव्स हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जन फॉरेस्ट इन प्रिस्टीन फ्रॉम कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। कि इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कुमारीय रूप में बचा कर रखा है जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भारत में क्या है, हम वनों के अंदर भी देवी देवताओं का वास देखते हैं और इसी कारण हम इनकी पूजा करते हैं और इन्हीं पूजा के बहाने इनकी रक्षा हो जाती है और इनका संरक्षण हो जाता है। ऐसा हमारे भारत के अंदर है। These patches of forest or parts of large forest have been left untouched by the local people and any interference with them is banned।
कि वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते और न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। Certain societies revere a particular tree which they have preserved from time immemorial. The Mundas and the Santhal of Chota Nagpur region worship Mahua and Kadam trees, and the tribal of Odisha and Bihar worship the tamarind and mango trees during weddings. Too many of us people and banyan trees as considered sacred. कि कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, यानी कि अलग अलग समुदाय हैं तो अलग अलग पेड़ों की पूजा को विशेष महत्व वो देते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। जैसे कि छोटा नागपुर क्षेत्र है, ये छोटा नागपुर क्षेत्र बिहार के अंदर पड़ता है, तो वहाँ पर मुंडा और संथाल जनजातियाँ हैं। तो ये जनजातियाँ हैं मुंडा और संथाल, ये महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। जैसे हम तो यहाँ पीपल वगैरह तुलसी माता इनकी पूजा करते हैं, तो वैसे ही उनके लिए ये पेड़ पवित्र हैं, महुआ और कदम। तो महुआ और कदम की पूजा कौन करता है? छोटा नागपुर क्षेत्र के लोग, यानी कि वहाँ की जनजाति है मुंडा और संथाल। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान जब उनके यहाँ विवाह होता है, उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियाँ हैं, तो ये इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। इंडियन सोसाइटी कंपेयर्स several culture, each with its own set of traditional methods of conserving nature and its creation. Sacred qualities are often ascribed to springs, mountain peaks, plants and animals which are closely protected. कि भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित रखने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर हम झरने, पहाड़ी चोटियाँ, पेड़ों, पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण कर रहे हैं। यू विल फाइंड ट्रोव्स ऑफ मस्किट एंड लंगूर अराउंड मैनी टेम्पल्स। आपने ये बंदर वगैरह देखे होंगे आसपास, लंगूर वगैरह। दे आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटीज। कि आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक इन्हें खिलाते पिलाते में, जैसे मंगलवार के दिन हैं हम बंदरों को खिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में इन्हें गिनते हैं कि जो ये बंदर भी हैं ये भक्त की तरह हैं। इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेज इन राजस्थान, कि एक जो बिश्नोई हैं वो राजस्थान में हैं। हार्ट्स ऑफ ब्लैक बक, चिंकारा, नीलगाय and peacocks can be seen as an integral part of the community and nobody harms them. कि राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड हम देख सकते हैं। वो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है, कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता, तो वो उनका संरक्षण करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम किसी न किसी रूप में प्रकृति की पूजा करती हैं और उस प्रकृति की पूजा के बहाने ही इन वन्य जीव जंतुओं इनका संरक्षण हो जाता है। जैसे हम गाय को बहुत पवित्र मानते हैं, तो इस बहाने भी क्या है, उनका संरक्षण हम कर रहे हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनको हम हर रोज़ सींचते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनका संरक्षण किसी न किसी प्रकार से ऐसे हो रहा है और ये ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। आप भी अपने घर में ये सारी बातें देखते होंगे, तो यहाँ तक इसको बिल्कुल अच्छे से रीड करें, जो भी क्वेश्चन अराइज हुए हैं उनको लर्न करें और समझें। ओके।